बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने टेक्स्ट की कल ओरिएंटेशन बेसिक की थी और आज हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह ताला, इसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेकर चलेंगे। और हमने ज़ाहिर है टेक्स्ट का एरियाज़ देखा था कि कौन कौन से एरियाज़ हमारे उसके अंदर शामिल हैं। इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट की लीगल साइड और इसकी एथिकल साइड, ये वाले पहले 3 चैप्टर आपको नज़र आएंगे। और फिर आपको इनकम टैक्स नज़र आएगा और फिर आपको सेल टैक्स नज़र आएगा। फिर हमने इसका वेटेज भी देखा था और क्वेश्चंस का मिक्स टाइप भी हमने इसको देखना शुरू किया था। फिर हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि पाकिस्तान में लीगल स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। हमने डिस्कस किया कि सबसे सुपीरियर लॉ जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और तमाम लॉज, रूल्स, रेगुलेशन इसके अंडर होंगे, सबॉर्डिनेट होंगे। इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से टकरा जाएगा तो फिर हम उस लॉ को चेंज करेंगे, क्योंकि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट में आए। फिर हमने कहा जी किस तरह के लॉज हैं जो हमने पढ़ने हैं। लाइक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, सेल टैक्स एक्ट 1990 है, ये तो हमारे इसी सिलेबस में शामिल है। और फिर कंपनीज एक्ट कैफ 7 में आप पढ़ रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप में से कुछ बच्चे बी लॉ वगैरह में पढ़कर आए हुए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है? सेक्शंस हैं, शेड्यूल्स हैं और रूल्स हैं। हमने कहा था सेक्शंस में मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं, जो मेन क्रस्ट है वो लिखा हुआ है। अगर हमें कहीं कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड, कोई रेट से रिलेटेड कोई तफसील लानी पड़ जाए तो हम उसके लिए शेड्यूल्स बना लेते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई बात क्लियर ना हो रही हो और हमें उसके लिए कोई डे टू डे मैटर को एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो फिर वो बात हम रूल्स में ले जाते हैं उठाकर। आज के लेक्चर में ही शायद हम यहाँ तक पहुँच जाएं कि हमें समझ आए कि रूल्स में कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। फिर हमने कहा जी टोटल कोई तकरीबन 240-241 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 किसी भी लॉ का प्रीएम्बल होता है, ठीक है ना, इसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, इब्तदाइया बोलते हैं, जो 3-4 चीज़ें डिफाइन कर रहा होता है। सबसे पहले लॉ का नाम रख देता है, कोई एक शॉर्ट टाइटल उसको दे देता है। नंबर 2 बताता है किस किस एरिया में एप्लीकेबल होगा और तीसरी बात कब से एप्लीकेबल होगा। फिर हमने सेक्शन 2 को डिफाइन करना शुरू किया था कि सेक्शन 2 किसी भी लॉ में क्या रोल प्ले करता है। ये कुछ चीज़ों को डिफाइन कर देता है। हमें चीज़ें कब डिफाइन करनी पड़ती हैं? अगर हम लॉ में उसका मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग से हटकर लिख रहे हो तो, ठीक है। फिर हमने सेक्शन में देखा कि यार सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी। हमने कहा एक तो उसका कोई नंबर होगा, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक उसकी हेडिंग होगी, लेकिन हेडिंग का लीगल स्टेटस भी साथ ही समझा कि हेडिंग इटसेल्फ लॉ नहीं होता। हम हेडिंग से कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ये हेडिंग लगी हुई है इसका ये मतलब है, नहीं। हेडिंग के बाद जो लिखा हुआ है वो लॉ है और फिर उसके वर्ड्स आने शुरू हो गए। फिर सेक्शन, सब सेक्शन, इस तरह की बातें आ गई। डेफिनेशन में हमने कहा कि किस तरह की यहाँ से अब हमारा सिलेबस का आगाज़ हो गया। हमने कहा जी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने कहा कि एक डेफिनेशन कैसी होगी, जो लफ्ज़ मीन से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है ना, जिसको हमने कहा था रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। डेफिनेशन को लेजिस्लेटर को चीज़ें डिफाइन करने के लिए उसके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहली ऑप्शन है कि किसी वर्ड को, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगे तो उससे पहले क्या लिख दे? मीन्स। जब भी कोई डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही होगी तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये कौन सी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव या रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। और इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेने हैं, यानी जो कुछ यहां लिखा है बस वो डेफिनेशन में शामिल है, बाकी और कोई चीज डेफिनेशन में शामिल नहीं है। जैसे हमने कहा कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन, अब यहां लफ्ज एक रेंट इस्तेमाल हो रहा था। अब रेंट, अगर लॉ इसको डिफाइन ना करता तो रेंट का वो मीनिंग होता जो हम जिंदगी में लेते हैं कि किसी भी चीज का किराया। आम जिंदगी में डिक्शनरी में, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में रेंट का मीनिंग देखेंगे तो क्या नजर आएगा? यही नजर आएगा कि किसी भी चीज का किराया। वो घर का किराया हो सकता है, वो गाड़ी का किराया हो सकता है, वो किसी जनरेटर का किराया हो सकता है, वो किसी कैटरिंग सर्विसेज वाले का किराया हो सकता है, किसी भी चीज का रेंट हो सकता है। लेकिन लॉ कह रहे नहीं नहीं यार, हमारा यहाँ मीनिंग ये वाला किराया नहीं है, हर किराया इसमें शामिल नहीं है। तो लॉ के पास, लेजिस्लेटर के पास एक ही ऑप्शन बची है, वो रेंट को क्या कर दे? डिफाइन कर दे। उसने कहा जी रेंट मीन्स
उन्होंने कहा जी डिक्शनरी को तो बंद कर दें, जो अमूमी ज़िंदगी में आपके जहन में कोई मतलब है वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन को कैसे शुरू कर रहा हूँ, मीन्स से। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। वैसे तो मैं बहुत कुछ करना था, लेकिन यहां तो सिर्फ हम लव मीन्स को समझ रहे हैं, इसलिए इसे सारे को रीड नहीं अभी कर रहे। ये डेफिनेशन हम अपनी अपनी जगह पर जाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड आ गया माइनर चाइल्ड। एक जगह डिफाइन हुआ है माइनर का कॉन्सेप्ट, आप बी लॉ में भी, जिन बच्चों ने बी लॉ पढ़ा वहां भी हमने पढ़ा, लेकिन यहां लॉ क्या कह रहा है, माइनर चाइल्ड मीन्स, मतलब डिक्शनरी मीनिंग एक तरफ हो गया। अभी तो हम सिर्फ इतनी बात ही समझना चाह रहे। फिर दूसरा स्टाइल आ गया इंक्लूसिव डेफिनेशन। व्हेन द वर्ड इंक्लूड इज यूज इन द डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की शुरू में लफ्ज इंक्लूड लिखा हुआ तो इसका मीनिंग यह है कि जो डिक्शनरी में मीनिंग मौजूद है वो एज इट इज अपनी जगह पे इंटैक्ट है। जो आप अमूमी ज़िंदगी में उसका उस कल्चर में कोई मीनिंग लेते हैं वो अपनी जगह मौजूद है। लॉ मीनिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा है कि यार ये भी शामिल कर लो। जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है वो तो शामिल है ही है, उसके एडिशन में ये चीज़ भी शामिल कर लो। When the word include is used in the definition, the term defined will retain its ordinary meaning. जो आम जिंदगी का मीनिंग है वो तो वहीं रहा, जो डिक्शनरी में मौजूद है वो तो वहीं रहा, बट इट्स स्कोप वुड बी एक्सटेंडेड। उसका स्कोप थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ ये चीज़ें क्लैरिफाई करने के काम आएगा। बस फर्ज किया जी हमने 5 चैप्टर स्टडी कर लिए और मैंने कहा जी कल आपका टेस्ट होगा। उसूलन तो बच्चों को समझ आ गया कि सर क्या कह रहे हैं कि भाई टेस्ट होगा, इसका मतलब है जो कुछ पढ़ लिया है वो इंक्लूडेड है। लेकिन साथ ही कोई एक चैप्टर मुश्किल था, मैंने साथ ही कहा लेकिन टेस्ट इंक्लूड चैप्टर नंबर 4 एज वेल। अब ये जो मैंने लफ्ज इंक्लूड यूज किया, ये क्यों किया है, टू क्लैरिफाई द थिंग, टू एक्सटेंड द मीनिंग और टू क्लैरिफाई द मीनिंग। बात समझ आ रही है? तो दूसरी डेफिनेशन जो लेजिस्लेटर के पास दूसरी ऑप्शन है वो क्या है, लफ्ज इंक्लूड लिख ले। तीसरी ऑप्शन क्या है, तीसरी ऑप्शन है दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मीन्स भी इस्तेमाल हो और इंक्लूड भी इस्तेमाल हो। यानी ये आगे चलेंगे, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ आनी शुरू होगी। पहले हमने मीन्स से एक डेफिनेशन खुद ही क्रिएट कर ली, क्योंकि मीन्स से जब हम डेफिनेशन का आगाज करते हैं तो एक्चुअली हम अपनी, लेजिस्लेटर अपनी एक डेफिनेशन दे रहा है जो आम जिंदगी में नहीं है, जिसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। रेंट को हमने खास एक मीनिंग देना था, हमने वहां से आगाज कर लिया। फिर हमें लगा कि यार जो बात मैंने की है ना, या तो ये कंप्लीट नहीं हुई या मुझे लग रहा है ये समझ नहीं आएगी। फिर मैंने उसी डेफिनेशन में इंक्लूड करके अपने ही बनाए हुए मीनिंग को क्लैरिफाई कर दिया या एक्सटेंड कर दिया, मीन्स एंड इंक्लूड। अच्छा जी, तो 3 तरह से हमें पता चल गया कि 3 तरह की डेफिनेशन हम लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी डेफिनेशन से मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। हमने रेंट की एक डेफिनेशन बनाई, अपनी एक खास डेफिनेशन बनाई। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑक्यूपेशन दिस 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 दिस। यहां तक पहुंच गए। हमने कहा यार रेंट की वो डेफिनेशन नहीं है जो आपके जहनों में है कि किसी भी चीज का किराया रेंट होता है। हमने कहा नहीं नहीं, हम एक खास किराए की बात कर रहे हैं। किस किराए की बात कर रहे हैं? ऑनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है, और उसमें भी ऑनर होना शर्त लग गई। ये एक डेफिनेशन हमने बना ली, लेकिन हमें लगा अभी कुछ और मीनिंग हमने और भी करना था। एंड
इंक्लूड्स। बात समझ आई? हमने अपनी बनाई हुई डेफिनेशन का मीनिंग फर्दर एक्सटेंड करना है और बढ़ाना है। हमने कहा यार अगर किसी लैंड का या किसी बिल्डिंग का ऑनर उसको किराए पर दे दे तो ये वाला रेंट हमारी मुराद है। फिर हमने कहा नहीं, एक बात और भी मुराद है, इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। फॉरफिटेड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आपको पता है जब हम प्रॉपर्टी की ये ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं तो आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे होते हो तो क्या करते हैं, जब हमारा आपस में सौदा हो जाए, हम किसी एक बात तक पहुंच जाएं तो हम एक टोकन दे देते हैं कि लो जी हमारी बात पक्की हो गई, ये 5 लाख रुपए आप रखें, आप स्टाम्प पेपर वगैरह मंगवाएं, मैं ज़रा पैसे शैसे अरेंज कर लेता हूं और हम बाकायदा एक बयाना कर लेते हैं। ये 5 लाख रुपया देने का मतलब ये होता है यार हम दोनों की बात पक्की हो गई है, वो वाली पक्की नहीं होगी जो आपके ध्यान में आ गई, ठीक है ना, कि हम एक टर्म तक पहुंच गए, एग्री कर लिया हमने, और ये 5 लाख रुपए आपके पास है। इस 5 लाख रुपए का रोल क्या है कि अब अगर इस बात से आप पीछे हटेंगे, आप कल मुझे कहें नहीं नहीं यार हमारा नहीं मूड बन रहा, हमने घर नहीं सेल करना, तो आपको मुझे 10 लाख वापस करने पड़ेंगे डबल करके, यानी आपको 5 लाख रुपया पेनल्टी है इससे पीछे हटने की। और अगर मैं आकर ये कहूं कि यार नहीं मेरा मूड नहीं बन रहा, तो फिर मेरे 5 लाख आपके हो जाएंगे, यानी जो भी अब अपनी बात से पीछे हटेगा उसे ये 5 लाख रुपया उसकी कॉस्ट है। क्या ये रेंट है? इसमें से कहीं से भी रेंट की स्मेल आती है? कोई ट्रांजैक्शन अंडर रेंट चल रही है? नहीं चल रही। लेकिन हमने क्या किया, इंक्लूड से अपने रेंट की डेफिनेशन में इस बात को शामिल कर दिया, एक्सटेंड कर दिया रेंट की मीनिंग। लॉ कहता है मैं इसको भी रेंट ही तस्वुर करता हूं। बात समझ आई? ये रोल है असल में चैप्टर नंबर, सेक्शन नंबर 2 का, कि अगर हमें कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना हो जिसके मीनिंग हमारे लिए कुछ हो रहे हैं, यानी टेक्स्ट में कुछ हो रहा है या किसी भी लॉ में कुछ हो रहा है, हर लॉ में सेक्शन नंबर 2 का यही रोल हुआ करता है कि वो उन अल्फाज को एक्सप्लेन कर देता है जिनके मीनिंग आपने डिक्शनरी से हटकर यूज करने हैं। हमने दोनों काम बिल्कुल डिफरेंट किए। रेंट का ये मीनिंग नहीं था जो यहां लिखा हुआ था। फिर लफ्ज इंक्लूड से हमने एक ऐसी चीज उठा के रेंट में डाल दी है जिसका रेंट से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटर ऐसे चाहता है, वो कहता है यार ये वाली अमाउंट भी मैं एज अ रेंट इनकम ट्रीट किया करूंगा। तो फिर यही हम पढ़ रहे हैं कि 3 तरह से डेफिनेशन हो सकती है। नंबर 1 मीन से, नंबर 2 इंक्लूड से, नंबर 3 मीन्स एंड इंक्लूड से। तो मीन्स एंड इंक्लूड का यह मतलब है मीन्स कहीं तक चल रहा होगा और फिर एंड लगाकर अपनी ही बनाई हुई डेफिनेशन के मीनिंग फर्दर एक्सटेंड कर रहे होंगे। बात समझ आ गई जी? तो 3 तरह की डेफिनेशंस हमारा वास्ता पड़ेगा। अब जब जैसे ही डेफिनेशन आया करेगी तो मैं समझ आ रही होगी कि अच्छा ये वाली बात हो रही है, मैं इसका ये मीनिंग लूंगा, इसको मुझे ऐसे ही लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा जी, इसकी बात अभी हम आगे जाके करेंगे। एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आएगी, इसको हम जब थोड़ा सा लॉ पढ़ चुके होंगे फिर ये बात लेंगे। अच्छा जी, 2-3 और अहम तरीन वर्ड्स जिनसे हम डर रहे होते हैं जी हमें समझ नहीं आएगा जी, लॉ की लैंग्वेज मुश्किल है जी, तो उनको हम डे फर्स्ट पर ही थोड़ा सा लेकर चलने लगे। एक ये क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग, सारा कुछ इकट्ठा ही बगैर स्पेस के, ठीक है ना, नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटर जब ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हो तो इसका मतलब ये होता है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लीगल प्रोविजन। क्या मतलब? अगर कोई लॉ में कहीं 2 बातें हो रही हैं, किसी एक सेक्शन 10 में एक बात हो रही थी, किसी एक सेक्शन 15 में कोई बात हो रही थी, और बज़ाहिर ये 2 बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं,
वहाँ हमने कोई और बात की है, नीचे जाके हम कोई और बात कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है यार ये क्या बात है, फिर मैं उसकी मानूं या इसकी माने, ठीक है ना, उसकी माने या इसकी माने। तो लॉ लेजिस्लेटर के पास ये बताने के लिए कि इनमें से किसकी माननी है, जिस सेक्शन के साथ लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग वो ओवरराइडिंग है, वो सुपीरियर है, वो बॉस है, और वो बता देगा कि किस से ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लीगल प्रोविजन। मसलन ये ओवरराइडिंग कई चीज़ों के साथ हो सकती है। नॉट विद स्टैंडिंग, ऐसे ऐसे लफ्ज़ आया करेगा लॉ में लिखा हुआ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। अब या तो हम किसी सेक्शन या क्लास का रेफरेंस दे देंगे, मतलब सेक्शन 15 में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 10। वो कह रहा है भाई सेक्शन 10 में जो बात लिखी है ना उसे भूल जाओ, जो मैं अब बात कहने लगा हूं ये वाली चलेगी बात। इसका मतलब है सेक्शन 15 ओवरराइड कर रहा है किसको, सेक्शन 10 को। ये बात समझ आ रही है? लफ्ज कैसे यूज हो रहे होंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 10। तो पता चलेगा यार इस वक्त सेक्शन 10 की नहीं माननी बल्कि सेक्शन 15 की माननी। अच्छा जी, बाद दफ़ा पूरे लॉ की नहीं माननी। वो कहता है जी पूरे इनकम टैक्स लॉ में जो भी बात लिखी हुई है ना वो नहीं माननी, बल्कि जो मैं अब बात करने लगा हूं अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो फिर ये अप्लाई होगी। तो फिर लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। उस सेक्शन से पहले ऐसे बात लिखी हुई होगी। और बाद दफा मुल्क के सारे ही कवानीन से ऊपर हम कोई बात करने लगे होंगे तो फिर ऐसे लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। कि भाई पाकिस्तान में किसी भी जगह जो भी बात लिखी हुई है, कंफ्यूज ना हो, अब हम लिखने लगे हैं वो पूरी वो चलेगी आगे। ये बात समझ आई है? तो एक्चुअली किसी सेक्शन में अगर हमें लगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, हमें लगे कि कोई दूसरा सेक्शन वो कहेंगे जी वहां आपने ये लिखा हुआ है अब आप ये कह रहे हैं, तो फिर लेजिस्लेटर क्या करता है, एक लफ्ज इस्तेमाल करता है नॉट विद स्टैंडिंग। मसलन हम इसे थोड़ा सा अपने एक रिलीजियस कंटेंट से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इस बात को। नमाज के कुछ फ़ायदे होंगे, हज के कुछ फ़ज़ाइल होंगे, ज़कात के कुछ फ़ज़ाइल होंगे, जिहाद के कुछ फ़ज़ाइल होंगे। लिखा होगा जी जिहाद करने वाले को ये फ़ज़ाइल है, हज करने वाले के लिए ये फ़ज़ाइल है कि जी हज करके इंसान आता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ऐसे ही है जैसे आज पैदा हुआ, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये अपनी अपनी जगह पर बातें लिखी हुई हैं। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार। जब मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इस हदीस को पढ़ता हूँ ना तो मुझे लगता है इस हदीस से पहले लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर हदीस। जिहाद के फ़ज़ाइल में जो मर्ज़ी लिखा हुआ है, ज़कात के फ़ज़ाइल में जो मर्ज़ी लिखा हुआ है, हज के फ़ज़ाइल में जो मर्ज़ी लिखा हुआ है, अगर नीयत ठीक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ऊपर जो हदीस आएगी वो कौन सी आ रही होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात आ रही होगी। बात समझ आ रही है? तो असल में हम अमूमी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि हमने कहा जी नहीं जी हज कर लिया तो बस गुनाह तो सारे माफ़ हो गए, लेकिन इधर तो आप कह रहे हैं अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो फिर कौन सी हदीस चलेगी, सोचना पड़ेगा ना हमें। ऐसे ही लॉ का मसला है कि कहीं दो बातें हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो कौन सी बात चलेगी, तो जो चलवानी होगी उससे पहले हम क्या लिख दिया करेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग। अगर सिर्फ किसी एक सेक्शन से ऊपर लाना है तो उस सेक्शन से पहले लिख देंगे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, ऐसे लिख देंगे, या इन दिस एक्ट लिख देंगे। और अगर पूरे पाकिस्तान के सारे कवानीन से ऊपर लाना है तो फिर ऐसे लिख देंगे। अच्छा जी, इसका रिवर्सल सब्जेक्ट टू,
इसका बिल्कुल रिवर्स बात, ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द अदर प्रोविजन। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन्स सब्जेक्ट टू इज ऑपोजिट टू द प्रोविजन ऑफ नॉटविथस्टैंडिंग। जब हम किसी लॉ से सेक्शन से पहले लिख देंगे ना, अब मतलब मैं यहां लिखने लगा हूं सेक्शन 15 से पहले मैं ऐसे लिखने लगा हूं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10, और फिर आगे कोई बात लिखी हुई है। अब इसका मीनिंग ये बना है कि भाई पहले सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट पूरी कराओ, फिर ये एडिशनल बात है। ये बात समझ आइए थोड़ी सी, क्या करना है? जब सब्जेक्ट 2 आ गया तो ये कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, ये ओवरराइड नहीं कर रहा। ये कह रहा है पहले सेक्शन 10 में जो लिखा है ना वो बात पूरी कराओ, फिर एडिशनल ये बात है। मसलन फर्ज करें पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस के जो रूल्स हैं वहां लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है किसी एक सेक्शन में, फर्ज किया सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि किस शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, वो कहता है जी उसका एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, उसका CNIC बना होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, फ़र्ज़ करें ऐसे कुछ बातें लिखी हुई। और फिर एक सेक्शन 18 में जाकर लिखा है कि भाई टेस्ट होगा, जो उसे पास करेगा लाइसेंस उसे मिलेगा। अब क्या खाली टेस्ट देने से मिल जाएगा? इन दोनों ने इकट्ठे होना है। तो इस सेक्शन के साथ लिखेंगे सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 a person must also qualify driving test, ताकि पता चले 10 और 18 ने मिलकर अप्लाई होना है। ये मेरी बात समझ आ रही है? अगर दो सेक्शंस के दरमियान कंटिन्यूटी क्रिएट करनी हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट टू। और अगर दो सेक्शन को अलग अलग करना हो और ऐसे अलग करना हो कि इन दो में से माननी किसकी है, तो जिसकी माननी हो उसके साथ नॉटविथस्टैंडिंग लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात जी? ये चंद बातें हमने जरा के एक्सप्लेन की हैं, इन्हें जैसे जैसे लॉ पढ़ेंगे फिर ये सारी बातें वहां आती जाएंगी और हम इसको रेफर करते जाया करेंगे कि अच्छा यार देखो ये बात हम वहां पढ़कर आए थे, ये बात हम वहां पढ़कर आए थे। अच्छा जी, शेल वर्सेस मे, लॉ में ये दो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होंगे। शेल कहां जब यूज होगा तो इसका मतलब होगा ये प्रोविजन मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। ठीक है, और जहां मे यूज हो रहा होगा इसका मतलब है ऑप्शनल है। मसलन सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, इसका मतलब है ये लाजमी है। और मे का मतलब है अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, कि कमिश्नर को आप राइटिंग में अप्लाई कर दें। मे का मतलब है चाहे तो कर दें, ना चाहे तो ना करें। मतलब आपने अपनी डेट एक्सटेंड करवानी है, वो कहता है अ पर्सन मे अप्लाई टू कमिश्नर, इसका मतलब है भाई आपको कहा जा रहा है अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं रिटर्न आज सबमिट कर सकते, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप राइटिंग में अप्लाई कर दें। अब अगर यहां शेल लिख देते तो इसका मतलब था जरूर अप्लाई कर दें। तो मे एंड शेल के डिफरेंस से भी हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अच्छा जी, बस ये सारी कहानी खत्म हो गई। ये थोड़ा सा टाइम हमने इन्वेस्ट किया है, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया, हो सकता है, लेकिन ये पूरे लॉ में हमें बार बार हेल्प करेगा और फिर हम लॉ को समझने के काबिल होंगे कि यार हम ये क्यों कह रहे हैं कि जरूरी करना पड़ेगा ये काम। तो अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं कि हाँ इस सेक्शन की चलेगी इसकी नहीं चलेगी, तो वहां जाकर हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। अब आगे जी हम अपने रूटीन के सेक्शन 4 के ऊपर, यहां से हमारे सिलेबस का इनकम टैक्स वाले पोर्शन का आगाज हो रहा है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। अब अगर हम यहां गौर करें तो कई चीजें ऐसी हैं जो काबिले क्या है, गौर है, जिसमें देखना पड़ेगा कि यार लॉ इसका क्या मतलब ले रहा है। मतलब एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ टैक्स ईयर, ईयर
अब ईयर का एक मीनिंग हमारे पास डिक्शनरी में खोलेंगे, अभी आप गूगल करें तो ईयर का मीनिंग एक आ जाएगा। आपके हमारे जहन में साल का एक मीनिंग ऑलरेडी मौजूद है भी सही। अब देखना यह है कि क्या इनकम टैक्स वाला ईयर का वही मीनिंग ले रहा है जो मेरे और आपके जहन में है, या कोई और मीनिंग है। पर्सन, पर्सन अभी डिक्शनरी में लिखें, गूगल में लिखें, अभी पता चल जाएगा कि जी पर्सन का ये मीनिंग है, अमूमन जर्नल। क्या सेक्शन यही बात कहना चाह रहे हैं? फिर वो कह रहा है टैक्सेबल इनकम, इसका क्या मतलब है? अब हमने देखना है कि यार इनमें से कोई लफ्ज क्या लॉ का खास लफ्ज तो नहीं है, तो इसका तरीका क्या होगा? तरीका क्या होगा? हम सेक्शन 2 खोल के देखेंगे कि क्या उसमें टैक्स ईयर की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, क्या उसमें पर्सन की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, क्या उसमें टैक्सेबल इनकम की कोई डेफिनेशन तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि नहीं नहीं यार, हमने अमूमन वाला मीनिंग लेना है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है, या जो हमारे माशरे में, कल्चर में, रिवाज में इसका मीनिंग है वही मीनिंग है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 2 को देखना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं जी, हम अमूमन जब बात करते हैं तो जब हम ईयर की बात करते हैं, साल की बात करते हैं, हमने ऐसे देखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ईयर से मुराद हमारी क्या होती है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पीरियड को हम ईयर कहते हैं, जिसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। ठीक है ना? ये अगर 2021 है तो जनवरी से लेकर यहां तक के टाइम को हम क्या कहेंगे? कैलेंडर ईयर 2021 या 2022 या 2023। अच्छा जी, इसी तरह से अगला साल शुरू हो गया, हमने कहा जी ये क्या है? ये कैलेंडर ईयर 2022 है। आज हम जो भी डेट लिख रहे हैं उसके साथ क्या लिख रहे हैं? 2022 लिख रहे हैं। पिछले साल लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे? 2021 लिख रहे थे। ये हमारा अमूमी मीनिंग है, साल से आम मीनिंग हमारा ये है। लेकिन उसने कहा टैक्स ईयर, ठीक है ना? उसने क्या लफ्ज यूज किया? टैक्स ईयर। तो पता चलेगा कि यार टैक्स ईयर किसको कहते हैं। अभी हम जब देखेंगे तो टैक्स कॉन्सेप्ट ये है कि ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक जाता है। ठीक है? टैक्स ईयर का मतलब क्या है? एक ऐसा साल जिसका आगाज 1 जुलाई से हो और उसका एंड 30 जून पे हो। अभी ये मैं अमूमी मीनिंग कर रहा हूं, अभी लिखना नहीं है आपने इसको। इस ग्रीन एरिया को हम क्या कह रहे हैं? टैक्स ईयर। अब प्रॉब्लम है क्या? इसका आधा हिस्सा 2021 में पड़ा है और हाफ ऑफ द पोर्शन 2022 में पड़ा है। तो इसे क्या कहूं? 2021 बोलूं या 22 बोलूं? अब ये सब चीजें लेजिस्लेटर ने डिफाइन करनी है। हम तो अपनी अकल से सोच रहे हैं ना इस वक्त। ये सब चीजें लेजिस्लेटर ने डिफाइन करनी है अगर वो इसको डिफाइन करना चाहता है। और अगर वो खामोश हो गया तो फिर हम ये वाला मीनिंग उठाएंगे, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में तो ये मीनिंग है ईयर का। हैप्पी न्यू ईयर आ गया जी, फ्ला हो गया जी, हम किस ईयर तो हम इसको बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? तो लॉ ने क्या किया? लॉ ने पहली डेफिनेशन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में, दैट इज नॉर्मल टैक्स ईयर। अब यहां से, बल्कि वो जहां सेक्शन 4 लिखा है, यहां से चीजें अब आपने याद करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है ना? ये हमारे सिलेबस की चीजें आ गई हैं। पीछे हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे कि यार हमें मुश्किल ना आए, हम रटे ना लगा रहे हों, हमें अंडरस्टैंडिंग में हमारे हैं वो मे, शे, नॉट विद स्टैंडिंग, मीन्स, इंक्लूड, वो समझने से रिलेटेड थी और अब ये याद करने वाला स्टार्ट हो गया। नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। वो कहता है जनाब ये 12 मंथ का एक पीरियड होगा एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। अब लेजिस्लेटर के पास 2 ऑप्शन थी ना। जब ये कहा इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ तो स्टार्ट बता दें, तो जहां 12 मंथ पूरे होंगे वहां खुद ही खत्म हो जाएगा। एंड बता दें, पीछे आ जाएं जहां से 12 मंथ शुरू हो रहे होंगे वो पीरियड। यानी स्टार्ट और एंड बताने की जरूरत कोई नहीं थी। एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर
इन विच द सेट डेट कौन सी? 30 जून। अब जरा गौर कीजिए, लेजिस्लेटर ने क्या किया, उसने कहा भाई आपने ये 12 महीने का एक पीरियड उठाना है जो 30 जून को एंड हो रहा हो, एंडिंग ऑन 30th जून। जब एंडिंग बता दी तो मैं यहां से वापस आया पीछे, क्योंकि उसने कहा था 12 मंथ उठा लो, तो मुझे पता चला कि यार अच्छा शुरू करना है 1 जुलाई से। ऐसे ही है, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड ऑन 30th जून। तो मैं वापस आया, मुझे पता चल गया कि अच्छा अब हमने ऐसे नहीं लिख देना, हालांकि ये ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंडिंग ऑन 30th जून। ये गलत हो जाएगा, हालांकि हमने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। लॉ की यही प्रॉब्लम है, ठीक है, कि सही बात को गलत कर देता है, गलत को सही मान लेता है। जैसे लिखा है वैसे ही करना। आपको याद है हमने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि अगर एक फुल स्टॉप भी लगा हुआ है तो उसको हम हटा नहीं सकते। आपने कहा सर 12 मंथ ही बताने थे ना, देखें बिल्कुल ठीक थी। आपने कहा जी ज्यादा नहीं बताना, तो मैंने कहा इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं हम, लेकिन लॉ इसको ठीक नहीं मानता। मेरी बात फॉलो करें। लेजिस्लेटर ने जैसे डिफाइन किया हमें वैसे चलना पड़ेगा। उसने एंडिंग से इसको डिफाइन किया है, हमें इसे एंडिंग से डिफाइन करना। हालांकि बात 100% एक है। मैं कहूं जी जो 30 जून को खत्म हो रहा है वो 12 मंथ जो 30 जून को खत्म हो रहे हैं, या वो 12 मंथ जो 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, टेक्निकली एक ही बात है, लेकिन लेजिस्लेटर इसको एक नहीं मानेगा। फिर बीच में प्रॉब्लम आया, यहां 2021 है, यहां 2022 है। वो कह रहे हैं हम इसे बोलेंगे कैसे? वो कहता है हम उस कैलेंडर ईयर को बोला करेंगे जहां ये वाली डेट फॉल करेगी, एंड विल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल्स। इसका मतलब है हमारे जहन में होना चाहिए कि यार 3 बातों को लेजिस्लेटर ने फोकस किया इस डेफिनेशन में, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 100% रटा लगा होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें पता हो 3 पंच लाइन है इस डेफिनेशन की। नंबर 1, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, एक बात, एंडिंग ऑन 30th जून, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल। बात क्लियर हो गई? तो जरा पढ़ लेते हैं जी एक दफा। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th day of June and is denoted by the calendar year in which the said date falls. क्लियर हो गई बात जी? ओके, इसका मतलब है ये अगर मेरे पास एक टाइम फ्रेम है तो मुझे डिफाइन कैसे करना है? एंड से देखना है, यहां एंड हो रहा है, यहां से 12 मंथ पीछे मैं आ रहूंगा और ऐसे अपने आप को समझा रहा हूँ कि क्या डेट मेरी बन रही। फिर उसके बाद आगे उसने कहा जी इसका नाम है नॉर्मल टैक्स ईयर। आपको पता है नॉर्मल का क्या मतलब है? कि जनरली 80% लोग इसमें फॉल कर रहे होंगे। असल में टैक्स ईयर हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, ये वो टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम फ्रेम है जिसका हमने कहना है जनाब इस अरसे की इनकम बताओ कितनी है, इस पर हमने टैक्स लेना। टैक्स ईयर को पढ़ इसलिए रहे हैं कि जैसे ही आगे चलेंगे हमने कहा ना एवरी पर्सन शुड पे अ टैक्स। कब का टैक्स पे करना है? 1 साल का। तो साल कहाँ से शुरू करें? तो कहता है भाई यहाँ से शुरू करके 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो कुछ आप कमाएंगे उसका हिसाब किताब देकर आपने टैक्स पे करना है, ठीक है ना। अमूमी लोगों ने ऐसे टैक्स पे करना, नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से टैक्स पे करना है। क्लियर हो गई बात? फिर आगे जी कुछ स्पेशल लोग होंगे, where a person income is different from normal tax year, or where by an order a person has been allowed by the commissioner to use a 12-month period different from normal tax year. Such income year or such period
shall be that person special tax year and shall be denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls. वो कह रहा है अगर कोई आदमी ऐसा हो जो कि यार नहीं, नॉर्मल वाले टैक्स ईयर में मेरी इनकम नहीं चलती, मेरे बिजनेस का तो हिसाब किताब कोई और है, और कमिश्नर उसको अलाउ कर दे, एंड द पर्सन हैज बीन अलाउड बाय कमिश्नर. कमिश्नर कौन है? एक ऑफिसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है ना. हाँ, इसका बहुत ज्यादा जिक्र आएगा. ये एक्चुअली हर टैक्स पेयर का एक कमिश्नर है जिसके साथ उसने उसी को सब कुछ उसके साथ ही उसने कोऑर्डिनेशन में आना है. तो इससे इजाजत ले ले और वो इसको अलाउ कर दे कि ओके आप 12 मंथ कोई और यूज कर लें. जो वो कह रहा होगा जाहिर है वही कहने पड़ेगा. अब हो सकता है किसी शख्स का 12 मंथ कैसे शुरू हो रहे हो, 1 अप्रैल से शुरू हो और 31 मार्च को खत्म हो जाएंगे फिर 12 मंथ, ठीक है. किसी के 1 जनवरी से शुरू हो और 31 दिसंबर को खत्म हो जाए, या किसी के 1 अक्टूबर से शुरू हो और ऐसे 12 मंथ पूरे हो जाए. अगर ये बात उसको अलाउ कर दी जाए तो फिर इस शख्स के टैक्स ईयर को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर बोलेंगे. बात समझ आई? अब प्रॉब्लम एक और आ गई, सिमिलर प्रॉब्लम फिर आ गई. हमने एक साल शुरू किया, जरा गौर कीजिए, 1 अप्रैल से शुरू किया तो कहां खत्म होगा? 31 मार्च को, ठीक है ना. अब जरा गौर करें, इस को एब्रीविएट कैसे करें? इसका ज्यादा पोर्शन 2021 में है और थोड़ा सा पोर्शन 22 में. हाउ टू एब्रीविएट इट? तो कहता है यार आपने ज्यादा पोर्शन और कम पोर्शन नहीं देखना, बल्कि जहां एंड हो रहा होगा ना उसका जो कैलेंडर ईयर है उससे एब्रीविएट करना है. तो ये वाला कैलेंडर ईयर क्या चल रहा है? 22. तो हम इसको भी 2022 ही बोला करेंगे. बात समझ आई? जरा देखिए कैसे वो ये बात कह रहा है. एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of special tax year falls. इसका एक आसान, रटा तो आपने ऐसे ही लगाना है इसको दायरे लॉक. इसका एक आसान हल पता क्या है? जहां भी ईयर एंड हो रहा हो ना, आपने उसके बाद 1 जून देखना है किस साल का आएगा, उससे एब्रीविएट कर देना है. इस सारे का मतलब ये है. बाकी तो वो रटा लगाने के लिए तो आपको उसी तरह लगना करना पड़ेगा. एंड शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर. उस वक्त नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर क्या चल रहा होगा, और वो कहता है उस नॉर्मल से आपने इसको एब्रीविएट करना है. ये बात बड़ा मुश्किल पसंदाना तरीके से लिखी है लेजिस्लेटर ने. जो उस वक्त लिखने बैठा था ना, उसने इस बात को बड़ा मुश्किल करके लिखा है. इसकी आसान मीनिंग स्टूडेंट के लिए क्या है कि जहां भी क्लोज हो रहा हो, मसलन ऐसे देखिए, मैं कहता हूं जी आपका ईयर 12 महीने क्लोज हुए हैं 31 मार्च 2022 को. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए इस साल को एब्रीविएट कैसे करें? तो आपने फौरन देखना है जून कब आएगा. जून 2022 में आएगा तो 2022 से एब्रीविएट कर देंगे. फिर सुनिए, आपका टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को. जून कब आएगा? 22 में आएगा तो 2022. आपका टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है 30 सितंबर 2021 को,
जून कब आएगा? 22 में आएगा जी, स्पेशल के लिए। नॉर्मल में तो उसी दिन जून होगा, वो तो क्लोज ही वहीं हो रहा है। इस लाइन का ये मतलब है, यहां से लेकर यहां तक की लाइन का ये मतलब है। इसका मतलब ये हुआ स्पेशल ईयर में क्या क्या बातें डिस्कस हो रही हैं। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, पहली बात, ये भी 12 साल ही का पीरियड है, ऐसे ही है ना। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये भी 12 मंथ्स का ही पीरियड है, लेकिन ये कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी खत्म हो सकता है। और इसके लिए हमें कमिश्नर से या कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया हुआ है, कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, आपका जो टैक्स ईयर होगा ना वो ये वाला हुआ करेगा। मसलन आपने देखा होगा कि 1 जनवरी को बैंक्स बंद होते हैं, देखा आपने? 1 जनवरी को बैंकिंग सर्विसेज आपके मुल्क में बंद होती हैं। वो कहते हैं जी हम अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। आप 1 जनवरी को क्यों कर रहे हो क्लोजिंग? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें अलाउ किया हुआ है कि ये अपना 1 जनवरी से 31 दिसंबर का साल लेंगे। इनके लिए स्पेशल ईयर ऑलरेडी बना हुआ है, नोटिफाइड है। तो कुछ इदारों को पहले ही नोटिफाई कर देंगे, और अगर कुछ इदारे आज काम कर रहे हैं और उन्हें लगे यार हमारे लिए मुश्किल है, नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं हम फॉल कर सकते, जिन दिनों में ये हिसाब किताब गवर्नमेंट कह रही है जमा कराएं नॉर्मल में, उन दिनों में तो हमारा बड़ा मेन सीजन चल रहा होता है। मसलन हो सकता है कॉटन वाले लोग सोचें या फ्लोर मिल वाले सोचें कि यार 30 जून में तो हमारा सारा गंदम की खरीदारी और ये और वो, हम ये काम कर रहे होते हैं उस वक्त, ये हमें कह रहे हैं उस दिन आप ईयर एंड करें और ये करें। ये रिक्वेस्ट लेके पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं यार हम हमारा साल चेंज कर दें, हमें जून में से निकाल दें, क्योंकि उस वक्त हम इस काम में बिजी होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमारे इस नुक्ता नज़र से कायल हो गई तो फिर हमें नोटिस कर देगी कि अच्छा जनाब आप जून की बजाय सितंबर में चले जाओ, अगस्त में चले जाओ। तो फिर हम कहाँ फॉल कर रहे होंगे? स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल कर रहे होंगे। वेयर अ पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, or whereby an order a person has been allowed by commissioner to use 12-month period different from normal tax year, such income year or such period shall be that person's special tax year. फिर बात रह गई इसको एब्रीविएट कैसे करना है। तो कैसे करना है? जून देखना है, क्लोजिंग के बाद देखना है इमीडिएट जून किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है, उससे लिख दिया करेंगे। क्लियर हो गई बात जी? The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer. Board means Federal Board of Revenue, FBR. Board means Federal Board of Revenue, FBR जिसको हम कहते हैं। अच्छा, वो कहता है बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer. Now what is the meaning of class of taxpayer? क्लास ऑफ टैक्सपेयर का मतलब होता है एक तरह के टैक्सपेयर। मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले लोग, शुगर इंडस्ट्री वाले लोग, ऑटोमोबाइल्स बनाने वाले लोग, ये क्या है? क्लास ऑफ पर्सन है जी। टीचिंग वाले लोग, टीचिंग वाले इदारे, एक तरह के इदारों को हम क्या कहते हैं? क्लास ऑफ टैक्स ईयर। और अगर सब लोग मिक्स हैं तो ये खाली टैक्स पेयर कहलाएंगे। क्लास का मतलब है एक खास तरह के इकट्ठे लोग, सारे रिटेलर, ठीक है ना, सारे रिटेलर, रिटेल का जो बिजनेस कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स के मैन्युफैक्चरर, सीमेंट के मैन्युफैक्चरर, शुगर के मैन्युफैक्चरर, टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर, इंश्योरेंस वाले लोग, बैंक वाले लोग, ये क्या हैं? क्लास ऑफ पर्सन। हमने कहा जी कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट ने पहले ही नोटिफाई कर दी हैं। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, उनका स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? 1 अक्टूबर से शुरू हुआ करेगा, 30 सितंबर को क्लोज होगा। ऑलरेडी नोटिफाई गवर्नमेंट ने कर दिया। ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, वो लोग जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से,
उनका कैलेंडर उनका स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा? 1 जनवरी से शुरू होगा, 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ऑल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज 1 जनवरी को शुरू होगा, 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अब इन्हें अप्रूवल लेने की जरूरत, ये असल में अप्रूवल होने के बाद नोटिस जारी हो गया। हम कहते हैं आज हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, यहां सीमेंट तो नहीं लिखी हुई, सीमेंट इंडस्ट्री को कोई मसला आ गया है और वो कहते हैं यार हमने भी 30 जून को हिसाब नहीं कराना, कैलेंडर ईयर अपना टैक्स ईयर 30 जून को क्लोज नहीं करवाना, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? कमिश्नर के पास जाएं और उसको जाकर अप्लाई करें। क्या प्रोसीजर होगा? चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर। प्रोसीजर क्या है जी हमारे पास? पहली बात है, हम कहां से कहां जाना चाहते हैं? अभी कहां खड़े हैं? नॉर्मल में, और हम कह रहे हैं भाई हमारा कोई स्पेशल टैक्स ईयर करना। और क्या ऐसे करेंगे? अ पर्सन मे अप्लाई। मे का मतलब है इनका दिल करे तो चेंज कर लें, ना दिल करे तो ना करवाएं। A person may apply in writing to the commissioner to allow him to use 12-month period other than normal tax year as a special tax year and the commissioner may allow। क्या मैंने लिख कर दे दिया, रिक्वेस्ट लेकर चला गया तो कमिश्नर के ऊपर लाजमी है कि मुझे अलाउ कर दे? फिर लेजिस्लेटर ने लफ्ज में इस्तेमाल किया। अगर वो यहां लिख देता ना शैल अलाउ, इसका मतलब था बस एक फॉर्मेलिटी है, बस मैंने अप्लाई करना है तो उसने इजाजत देनी है, उसके पास मुझे डिसअलाउ करने का इख्तियार नहीं है। इसलिए पढ़ रहे हैं वो जो छोटी सी बुनियाद पीछे से पढ़ रहे हैं कि हम रटे ना लगा रहे हों, हमें लॉ समझ आ रहा हो, हम अपनी आंखों से लॉ पढ़ें, ना कि बस टीचर की बातों पर बिलीव कर रहे हो। ठीक है ना? तो हमें खुद नजर आया कि बाद दफा होगा, बाद दफा कानून में कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपने एज ए फॉर्मेलिटी वो काम करना है, अगले के पास इनकार करने का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन बाद दफा है अगला इख्तियार में, यहां कमिश्नर पूरे इख्तियार में बैठा है, कमिश्नर में अलाउ है। अच्छा जी, द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग। वो कहता है अगर पर्सन ये साबित कर दे कि भाई मेरा तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, मेरा तो बिजनेस ही बर्बाद हो जाएगा, तो फिर कमिश्नर शैल ग्रांट। इसका मतलब है जब आप ये एप्लीकेशन देंगे तो आपके जिम्मे क्या काम है? कंपेलिंग नीड साबित करना। ठीक है ना? द कमिश्नर मे इम्पोज कंडीशन वाइल गिविंग, कोई कंडीशन भी लगा सकता है। An order by the commissioner of change in a tax year shall be passed after providing applicant an opportunity of being heard। वो कह रहा है जब कमिश्नर ने, आपने एक एप्लीकेशन जमा कराई कि यार ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, कमिश्नर कहता नहीं, कोई नॉट अलाउड, क्योंकि कमिश्नर को इख्तियार है। वो कहता नहीं 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 ऐसे नहीं चलना। कमिश्नर, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास। कमिश्नर के ऊपर लाजमी है कि पहले आपको हेयरिंग के लिए बुलाए और बुलाकर आपका मौक़िफ़ सुने, आपके लेटर के जवाब में, एप्लीकेशन के जवाब में इनकारनामा ना भेज दे। बाउंड कमिश्नर के पहले आपका मौक़िफ़ सुनने के लिए एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard का मतलब है आपको मौका प्रोवाइड किया जाए, आप अपना मौक़िफ़ तो बयान करें ना। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard का ये मतलब है कि आपको मौका फ्राहम किया जाए, आप आए या अपने वकील को भेजें या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें और वो जाकर कमिश्नर को कायल करने की कोशिश करे कि भाई देखें ये मसला है, ये मसला है, साथ एक छोटा सा डब्बा आईफोन का लेकर जाए। ठीक है ना? तो फिर कमिश्नर इंशाल्लाह मान जाते होते हैं आमतौर पर पाकिस्तान में। अच्छा जी, बात समझ आ रही है? तो यहाँ भी लफ्ज़ शैल लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है
कि आप बगैर मौक़िफ़ सुने इनकार नहीं करेंगे। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजन फॉर रिजेक्शन। थोड़ा सा लॉ यहां टैक्स पेयर की फेवर में ड्राफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे उसने पहले मुझे कहा, टैक्स पेयर को कहा कि भाई ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आगे कि जनाब हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दें। उसने कहा जी क्यों? वो कहता जी इस्तिखारे में ठीक नहीं आ रहा कि जी जून में नहीं हिसाब देना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो कहता है यार ये तो कोई बात नहीं है कि आपके इस्तिखारे में ठीक नहीं आ रहा। वो कहता है दिनों में ना सितारों की चाल मेरी फेवर में नहीं होती। 30 जून में मुझे किसी ने गाइड किया कि आप ना सितंबर के सितंबर हिसाब दिया करें। आज समझ आई है? वो कहता है यार ये नहीं, यू हैव टू प्रूव योर कंपेलिंग नीड। क्या कारोबार को क्या मसला है? अब कहते यार उस वक्त तो हम पूरे पाकिस्तान में फिर रहे होते हैं गन्ना खरीदने के लिए, आप कह रहे हैं हम आपको आके हिसाब दे दें। हम तो उस वक्त गंदम की बाइंग कर रहे होते। कोई भी कंपेलिंग नीड आपके ऊपर ये ड्यूटी लगाई, आप कंपेलिंग नीड साबित। कमिश्नर के ऊपर ये बात लगाई कि वो लिखे कि वो क्यों नहीं कायल हुआ, ठीक है ना। वो भी लिखे, अगर वो कायल नहीं हुआ आपकी इस कंपेलिंग नीड से तो ऑर्डर में लिखे शैल, ताकि फेयर प्ले किया जा सके। अब ये तो नहीं लिख सकता कि जनाब के साथ आईफोन तो लगा नहीं हुआ था इस वजह से मैंने इसको कबूल नहीं किया। आज समझ आई है? तो ताकि थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा कंट्रोल हो सके, सारा इख्तियार में ना आए, तो अब बेटर ड्राफ्ट हुआ है लॉ। जी लाजमी तो है, लेकिन उसने कायल अगर वो नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपकी कंपेलिंग नीड है, मैं नहीं कायल हो रहा, मुझे ये इख्तियार दिया है, लेकिन फिर मैं बताऊं मैं क्यों नहीं कायल हो रहा। कि यार नहीं आपने कहा जी गंदम खरीद रहे होंगे, गंदम तो मार्च में अप्रैल में आ रही है, मेरे पास भी तो कोई काउंटर आर्गूमेंट होना चाहिए ना एज ए कमिश्नर उसको डिसएग्री करने के लिए। वो कहते हैं फिर इसे राइटिंग में लाएंगे। राइटिंग में क्यों ला रहे हैं अभी देखते हैं। द कमिश्नर मे ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन द। वो कह रहे अगर एक दफ़ा कमिश्नर ने इजाज़त दे दी आपको, तो कमिश्नर को फिर ये इख्तियार भी दे रहा है अगर वो चाहे तो अपने परमिशन को विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन अगेन आपको पहले बुलाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड करें कि जनाब हम आपकी परमिशन को विड्रॉ करने लगे। अब जाहिर है कोई बात भी बताएंगे क्यों करने लगे, आप फिर आकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। हो सकता है सिर्फ मसला किसका, फिर फ़ोन का डब्बा कोई नया मॉडल चेंज हो गया तो ठीक है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड आपको साथ साथ प्रोवाइड किया जाता रहेगा। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर क्या है ये कल आएंगे तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अब असल काम क्या है आपने यहीं से इसको याद कर लेना सारा। किताब है, किताब से याद कर लें, आई कैप की बुक है, आई कैप की बुक से याद कर लें, कोई किसी भी टीचर की किताब है वहाँ से याद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जगह एक ही बातें लिखी होंगी। हाँ बाद दफ़ा टीचर क्या कर रहा होता है, यहाँ दो चेंजेस आनी थी, नॉर्मल से स्पेशल में, और फिर एक होता है स्पेशल से वापस नॉर्मल में आना है। अब लॉ ने अलग अलग नहीं ऐसे लिखा हुआ, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग कर दिया होगा, स्लाइड में 2 दफ़ा लिख दिया होगा। तो ये स्लाइड मैं आपको अभी फ़ोटोकॉपी शॉप पे रखवा दूंगा, ठीक है ना, आप वहाँ से भी ले सकेंगे। और एक काम हम करेंगे, कोई 2 लोग वॉलंटियर हो जाएं और हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर मैं ये सॉफ्ट में भी शेयर कर दिया करूँगा ताकि आप मोबाइल पर भी रहकर इनको किसी वक्त खुदा ना खास्ता रिवाइज़ करना चाह रहे हों तो उस वक्त आप इनको पढ़ सकते हो। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। मैं अभी कोई 2 बच्चे मुझे मिल लें, बेटा आप ही आ जाओ, आप पहले भी चेहरा आपका देखा देखा मुझे लग रहा है, ठीक है आप आ जाओ, आप ऐड कर लेना।